ओके, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रोविडेंट फंड। लेकिन प्रोविडेंट फंड से पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ाई कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें तो कंप्यूटेशन अगर हम देखें तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी असेसमेंट ईयर 2021, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, कमीशन, एरिया ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, सबसे पहले ये सब दिखाते हैं। इसको हमने समझ लिया। सेकंड नंबर पे टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस, कितना एग्जाम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, ओके वो डिडक्टेबल है, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए। थर्ड नंबर पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, इसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड की। आज का जो टॉपिक है हम लोग का यही है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे ये करना है और क्या होता है प्रोविडेंट फंड। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है। तो आज हम लोग को प्रोविडेंट फंड कवर करना है। तो देखिए, प्रोविडेंट फंड अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज प्रोविडेंट फंड होता क्या है। तो प्रोविडेंट फंड सब लोग को पता है, भविष्य निधि जिसको हिंदी में कहते हैं। ये किसके लिए होता है, एम्प्लॉयज के लिए होता है, एम्प्लॉयज के फ्यूचर के लिए होता है। जैसे एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय अपना जो इतना भी गोल्डन पीरियड है, यानी जिस समय वो सबसे ज़्यादा काम कर सकता है, वो पीरियड कंपनी को दे दिया। फिर जब 60 साल हो जाता है, 60 साल के बाद वो बंदा रिटायर हो जाता है और 60 साल के बाद कंपनी उसको अपने कंपनी से अलग कर देती है। और फिर जबकि 60 साल के बाद उसको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, तो जाहिर सी बात है 60 साल के बाद जब उसके पास नौकरी नहीं रहेगी तो अपनी लाइफ कैसे आखिरकार में कैसे वो सर्वाइव करेगा अपनी लाइफ। तो उसके लिए क्या करती है कंपनी की, जिम्मेदारी होती है कि प्रोविडेंट फंड मेंटेन करे। और प्रोविडेंट फंड में क्या करेगा, एम्प्लॉय की सैलरी से तो काटेगा ही काटेगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। और फिर ये फंड हर महीना जमा होता रहता है और ये फंड से पे इंटरेस्ट भी बनता है। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और डेथ विच एवर इज अर्लियर, जिसमें से भी और उसके उसको दे दिया जाता है, उसके उसको या उसकी फैमिली को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फंड से काफ़ी हद तक मदद हो जाती है किसकी, एम्प्लॉय की। तो ये तो प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट था। प्रोविडेंट फंड होते कितने तरह के हैं, तो प्रोविडेंट फंड अगर हम लोग बात करें तो प्रोविडेंट फंड दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, पीपीएफ, है ना, और एक दूसरा होता है क्या, ईपीएफ। अब व्हाट इज पीपीएफ में व्हाट इज ईपीएफ। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का मतलब। सही है, तो पहला हो गया क्या, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज पीपीएफ। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, दूसरा क्या होता है, ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। हाँ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो सब लोग समझ गए होंगे, ये एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया, ये पब्लिक के लिए बनाया गया, किसी भी जनता के लिए। कोई भी आम इंसान पीपीएफ खाता खोल सकता है, किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ खाता खोल सकता है, उसमें जमा करना स्टार्ट कर सकता है। और पीपीएफ में होता क्या, नॉर्मली 500 रुपीज़ मिनिमम टू 1,50,000, मतलब 20,000 या 50,000 इतने तक मैक्सिमम जमा कर सकता है। तो पीपीएफ अकाउंट कोई भी खोल सकता है, एक आम जनता कोई भी जा करके पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन अगर हम ईपीएफ की बात करते हैं, व्हाट इज ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो किसके लिए बनाया गया, एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया, जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये देखो पीपीएफ क्यों बनाया गया, मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं भी चाहता हूँ पीएफ में पैसा जमा करना, लेकिन मैं तो किसी के नीचे काम ही नहीं, मैं तो किसी का एम्प्लॉय हूँ नहीं। तो मेरे को भी लेकिन पीएफ वाला जो इंटरेस्ट है इस समय, मेरे को वो पीएफ का इंटरेस्ट चाहिए, मेरे को पीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जाहिर सी बात है आपके लिए पीपीएफ है। ठीक है, एक आम जनता के लिए, किसी भी बंदे के लिए, कोई भी बंदा पीपीएफ खाता खोल सकता है। मेरे पास ईपीएफ खाता है, मैं कंपनी में भी काम करता हूँ, मेरा वहाँ ईपीएफ भी मेंटेन होता है, मैं चाहता हूँ पीपीएफ खाता खोलना भी, तो मैं पीपीएफ खाता भी खोल सकता हूँ। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर, 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। उसके बाद इसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, यानी 15 साल तक हमें जमा करना पड़ेगा। अगर 15 साल बाद आप निकालना चाहते हो आप निकाल लो, लेकिन 15 साल के बाद इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो 5-5 साल के लॉट में ये आगे बढ़ता है। यानी कि अगर 15 साल के आप बढ़ाओगे तो सीधे 20 साल, फिर 25 साल, फिर 30 साल, इस तरीके से होता है। पीपीएफ के बारे में और अगर जानना चाहते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप आराम से देख लो, किसी भी लॉयर का, आराम से वो आपको एक्सप्लेन करेगा।
अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ईपीएफ की बात करेंगे ना। व्हाट इज ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो हम लोग का बेसिकली हम लोग सैलरी हेड पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में, तो हम लोग को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से मतलब है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, एम्प्लॉयज के लिए। किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो, जहाँ भी 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पे पीएफ एक्ट लागू होता है और वहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मेंटेन होता है। उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी से एक सर्टेन परसेंट सेफ 12% काटा जाता है और एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है अपनी जेब से, और ये दोनों अमाउंट जाता है फाइनली उसके फंड में। अब प्रोविडेंट फंड है कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोविडेंट फंड है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें कंट्रीब्यूशन की, तो इसमें कंट्रीब्यूशन देखो कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्या, पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम लोग बात करें पीएफ कंट्रीब्यूशन की, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन देखिए होता कैसे। सबसे पहले इसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर कौन कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो हर महीना जो आपकी सैलरी मिलती है, हर महीना आपकी सैलरी से एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन काट लिया जाता है और फिर एम्प्लॉयर भी उसमें अपना जोड़ता है और फिर इसे गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देता है, क्योंकि जो पीएफ डिपार्टमेंट है वो बेसिकली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और हर साल इस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कंट्रीब्यूशन की। जो ईपीएफ होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो भी 3 तरह के होते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। नाउ अब ये तीनों होते क्या हैं, इसको जरा समझते हैं। एम्प्लॉयर्स में कंट्रीब्यूट टू वन और मोर ऑफ द अबव थ्री टाइप्स, है ना। एम्प्लॉयर हो सकता है कि एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज में कर रहा हूँ, अनरिकॉग्नाइज में या फिर स्टैट्यूटरी में, ठीक है। हाउएवर एम्प्लॉय कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय हूँ मैं, तो एम्प्लॉय हूँ, मेरा पीएफ कट ही रहा है मेरी सैलरी से और मैं चाहता हूँ पीपीएफ भी मेंटेन करना, तो मैं पीपीएफ भी मेंटेन कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने पीछे अभी कवर किया था। वापस आते हैं हम लोग। अब मेन हम लोग को ये टेबल आज समझना है। 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फिर एक्सप्लेन किया गया अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फिर मेंटेन किया गया है क्या, सॉरी जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज एंड स्टैट्यूटरी, ये 3 प्रोविडेंट फंड एक्सप्लेन किए गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लेआउट में क्या करते हैं, एक कॉलम इंसर्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, और ये जो पूरा जो पार्ट है ना, इसको हम लोग सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। इसको एक्स करके यहाँ पे बी कर दिया, ठीक है। अब सही है, अब मेरा टेबल काफ़ी हद तक सही है। तो देखिए है क्या, सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, फिर रिकॉग्नाइज, फिर अनरिकॉग्नाइज की बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो व्हाट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेसिकली कहाँ पे लागू होता है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप देखोगे, जहाँ अगर वहाँ पे अगर कट रहा है पीएफ, तो वो कौन सा का पीएफ कट रहा है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। बाकी नॉन गवर्नमेंट है तो वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो सकता है या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड लागू होगा। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, जैसे लाइक रेलवे हो गया, है ना, या इस तरह के जो भी डिपार्टमेंट हो गए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे या फिर बिजली विभाग हो गया, ये सब क्या है, इन सब जगहों पे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड लागू होता है। ओके, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जितनी भी कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, वहाँ पे 20 या 20 से अधिक काम व्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज पीएफ लागू होती है। रिकॉग्नाइज शब्द क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो पीएफ कमिश्नर होते हैं, पीएफ डिपार्टमेंट में पीएफ कमिश्नर्स बैठते हैं, तो जो पीएफ कमिश्नर होते हैं अपने एरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर किसी कंपनी में 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई मैं इसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे पीएफ एक्ट लागू होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से अधिक लोग काम नहीं कर रहे हैं, कम लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कंपनी चाहती है कि नहीं नहीं मैं तो पीएफ मेंटेन करना चाहता हूँ अपने एम्प्लॉयज के लिए, और वो जाता है रजिस्ट्रेशन लेने पीएफ में, तो जाहिर सी बात है उस केस में क्या होगा, कमिश्नर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो बेसिक कंडीशंस है वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप अपनी इच्छा से प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो कि मेरी कंपनी है,
आप सभी लोग मेरे एम्प्लॉयज़ हो, है ना? मैं आप सभी लोग मिला के मान लो 6 या 10 एम्प्लॉयज़ ही हैं, 10 एम्प्लॉय के अंदर हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सैलरी दे रहा हूँ, आप लोग की सैलरी से भी पीएफ का पैसा कटे। तो मैं जाऊँगा, मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं जाके पीएफ में रजिस्ट्रेशन लेता हूँ। तो मैं जब रजिस्ट्रेशन लूँगा तो पीएफ कमिश्नर मेरे को रिकॉग्नाइज़्ड अगर कर देगा तो रिकॉग्नाइज़्ड प्रोविडेंट फंड, अगर नहीं करेगा, साइन नहीं मारता है तो वो अनरिकॉग्नाइज़्ड प्रोविडेंट, मतलब मैं अनरिकॉग्नाइज़्ड प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। अनरिकॉग्नाइज्ड है इसका मतलब वॉलंटरी, हम अपनी इच्छा से हमने पीएफ में रजिस्ट्रेशन ले रखा है जबकि हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया सबको? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहाँ लागू होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? आगे सर बढ़ाइए। स्टैच्यू बताइएगा सर एक बार और। स्टैट्यूटरी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड मेंटेन होता है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ठीक है, सुनाई दिया सबको? यस सर। ठीक है, अब सवाल उठता है इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है। देखो, सबसे पहले बात कर रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय एक सर्टेन पर्सन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, पीएफ में। डिडक्शन ऑन द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की सैलरी से भी कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सीधे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, क्या इतना बड़ा लिखने की जरूरत। ठीक है, पीएफ पढ़ ही रहे। तो एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन देता है। देन क्या होता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, उसे साल भर में उस पीएफ फंड पे इंटरेस्ट भी बनता है। फिर कल को जब रिटायर होता है बंदा तो लमसम अमाउंट रिसीव करता है, यानी लमसम अमाउंट पीएफ का निकालता है। जब मान लो रिटायर हो रहा है तो तुम्हें पीएफ का पैसा मिलेगा ना, इंटरेस्ट के साथ। जब रिटायर हो रहे हैं या रेजिग्नेशन दे रहे हो तो उस टाइम पे जो मिल रहा है उसको हम लमसम अमाउंट कहते हैं, एक मुश्त राशि। तो ये क्लियर हो गए सारे चारों पॉइंट्स। अब सबसे पहले बात करनी है हम लोग एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉयर अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो उस केस में होगा क्या, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो लिखा है, अगर इस किस में कंट्रीब्यूट करता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। मान लो आप रेलवे में काम कर रहे हो और आपके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, यानी रेलवे उसमें पीएफ में आपका पीएफ में आपकी सैलरी से तो काट ही रहा है, और अपनी तरफ से भी तो देगा ना। तो वो जितना भी दे दे, लिखा है एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, चाहे जितना भी कंट्रीब्यूट कर दे, 12%, 13%, चाहे जितना भी कर दे, तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। जबकि हम लोग बात करें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयर्स एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। 12% तक करेगा अगर एम्प्लॉयर, अगर मान लिया आपकी सैलरी 10,000 रुपये और 1,200 रुपये कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, तो आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर जहाँ 13% किया, जहाँ पे उसने किया 1,300 रुपये, तो 100 रुपये टैक्सेबल हो गया। एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर अबव 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, साफ साफ लिखा है। अब बात करेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट करे, 12, 13, 14, 15 कितना ही परसेंट कंट्रीब्यूट करते हो, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो अभी हमने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात की स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, कितना भी प्रतिशत करता है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। जबकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए साफ साफ बोला गया 12% तक कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, 12 से ऊपर अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर तो वो आपकी सैलरी में ऐड होकर टैक्सेबल। पहली लाइन सबको क्लियर, बोलिए हाँ या ना। यस सर। चलिए ठीक। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, तो आप सभी को होता है, मैं अगर एम्प्लॉय हूँ, मेरी सैलरी से अगर कट रहा है ना, मेरी सैलरी से अगर कट गया है तो मेरी इनकम में से तो वो माइनस होना चाहिए ना, उसका तो मुझे रिडक्शन मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो डिडक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अच्छा यहाँ सही लिखा था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। हाँ, एम्प्लॉय जो अपनी सैलरी से जो कटवा रहा है, मान लीजिए हम लोग की 10,000 रुपये सैलरी है, हर महीने 1,200 रुपये कट रहा है, साल भर का तो मेरे 10,000 रुपये के हिसाब से तो 1,20,000 रुपये हो।
लेकिन 1,20,000 मुझे मिला कहाँ, उसमें से तो पीएफ कट गया, तो उसका रिडक्शन मुझे 80C में मिलना चाहिए ना, 80C में मुझे यस रिडक्शन मिलना चाहिए। तो अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो मेरी सैलरी से जितना भी कटा है मैं उसका रिडक्शन 80C में क्लेम कर लूँगा। अवेलेबल इसमें 80C में इसका रिडक्शन मिलता है, ध्यान रहे। और अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तब भी मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, इसके तहत 80C के तहत जितना भी कटा है। समझ में आ रहा है सब लोग को? लेकिन अब सवाल उठता है, मैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर मेरी सैलरी से कटा है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन हो रहा है, तो मेरी सैलरी से मान लो अगर 10,000 रुपये है, 1,200 रुपये कट गया तो मैं उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता उस साल, ठीक है। मैं मतलब क्लेम ही नहीं कर सकता, सीधा सीधा डिडक्शन उसका मुझे को अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किस फंड में मेरा सैलरी से कटा है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए मेरी सैलरी से कटा है। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरी सैलरी से कट रहा है, मतलब मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एक तरीके से, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ 80C में मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जितना भी कंट्रीब्यूट कर दूँ कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा मुझे। यानी मान लो मेरे 10,000 रुपये पे सैलरी है और 1,200 रुपये हमारा कटा है, तो 10,000 रुपये 1,20,000 रुपये साल भर का, उसमें से वो 1,200 रुपये माइनस नहीं होगा, टोटल 1,20,000 रुपये ही टैक्सेबल सैलरी मानी जाएगी। तो ये डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी समझ में आया सब लोग को? यस सर। ये क्लियर है ना? एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा 12% ज़्यादा, वो तो सैलरी में मेरे ऐड हो जाएगा, लेकिन मेरी सैलरी से जो कट रहा है उसका तो मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए। और इसका डिडक्शन हमें मिलता कहाँ है? 80C में। लेकिन डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस किस केस में मिलेगा? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में यही सबसे बड़ा डिमेरिट है कि आपको डिडक्शन 80C में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हर साल, जैसे साल कंप्लीट होगा उस पे इंटरेस्ट भी बनता है, और ये इंटरेस्ट का रेट क्या होता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हर साल फाइनेंस बजट आता है, सबको सबने पढ़ा है, फाइनेंस बजट फाइनेंस मिनिस्टर लेके आती है, तो हर साल वो प्रोविडेंट फंड पे क्या इंटरेस्ट रेट होता है वो अनाउंस भी करती है, ठीक है। नहीं हो तो नोटिफिकेशन के रूप में आता रहता है कि इस समय कितना % इंटरेस्ट है पीएफ पे। तो एग्जाम्प्ट है इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अगर हम लोग बात करें, एम्प्लॉय के हाथ में पूरी तरीके से क्या है? एग्जाम्प्ट है। फुल्ली एग्जाम्प्ट, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, चाहे 9% बने, 3, 9.5, 10, 12, 20, जितना परसेंटेज बने, सब इंटरेस्ट सब एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर हम बात करें क्या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो ऐसे में कह रहा है 9.5% तक का इंटरेस्ट अगर बनता है तो एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर बनता है तो वो टैक्सेबल है। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जाम्प्ट है। ये लाइन भी सबको समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर, ये हाँ जो बोलिए। घटा के पूरा हो गया तुरंत में 10% ओवर टैक्सेबल। 10% में से उतना 9.5% हटा देंगे, जो बचा 0.5% ये टैक्सेबल। जैसे आपका 10% इंटरेस्ट बना, 1,00,000 आपका फंड था, 1,00,000 पे 10%, यस 10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बना इस साल पीएफ पे, तो 500 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। 500 रुपये आपकी सैलरी में यस ऐड किया जाएगा, ठीक। ठीक। अब हम बात करेंगे लमसम। मान लो कल को बंदा 60 ईयर का हो जाता है और वो रिटायर होता है और लमसम अमाउंट उसको मिलता है, रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो क्या होगा? तो कह रहा है क्या फुल्ली एग्जाम्प्ट, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो गया। किसके लिए? अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में तुम हो, उसमें अगर कुछ अगर मिल रहा है रिटायरमेंट पे, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। यहाँ भी कह रहा है क्या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी एग्जाम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स, प्रोवाइडेड ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस विद हिज एम्प्लॉयर 5 ईयर और मोर। एग्जाम्पशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपने कंपनी में 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस किया हो, अदरवाइज आपका ये जो पैसा मिलेगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एक मुश्त उस पे टैक्स भी लगेगा। लास्ट है आपका किसका? ठीक है, लास्ट है आपका ये जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो क्या हो रहा है, हाँ, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो लमसम अमाउंट मिलता है वो कैसे होगा। तो आपने अभी पीछे देखा था कि यहाँ पे फुल्ली
एग्जाम्प्ट लिखा था, यहाँ पे इंटरेस्ट भी फुल्ली एग्जाम्प्ट है, यहाँ एम्प्लॉयर जो मेरे फंड में डालेगा वो भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, तो वहाँ एग्जाम्पशन दे दिया, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ते। लमसम में जो मिलता है उसमें जो देखो कितना कितना पोर्शन है, पहले इसको समझो। जो भी टोटल मिलता है उसमें होता है क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का पैसा। ठीक है, सही है कि नहीं सही? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का पैसा होता है, और क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है। फिर इसके बाद होता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का पैसा, हो रहा है भाई, और फिर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो टोटल जो लमसम मिलता है, लमसम अमाउंट जो आपको मिलता है, अमाउंट में आपको एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, फिर उस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वो भी मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सब लोग को? ये दोनों अलग कर लो, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन उस पर इंटरेस्ट है, और फिर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट है। इन सब का पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता ही है। ठीक है, अब होगा क्या, इसी को जरा समझिएगा। जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है, ये दोनों अब क्या मानी जाएगी, सैलरी हेड की इनकम। ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, ये सैलरी हेड की इनकम है। ठीक है, ओके, क्या हो रहा है भाई? टैक्सेबल इन सैलरी हेड। ठीक, ये पॉइंट मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटा था, याद होगा जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटा था उसको डिडक्शन तो मिला नहीं था, तो डिडक्शन चूंकि मिला नहीं था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 1,20,000 रुपये आपकी सैलरी थी, जो भी पीएफ कटा था उसमें से माइनस तो हुआ नहीं था, पूरा 1,20,000 रुपये टैक्स देना पड़ा था। जब डिडक्शन मिला ही नहीं तो ऐसे में आपने टैक्स दे दिया तो दोबारा थोड़ी ना टैक्स लगेगा, तो जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ये क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल होगा इन अदर सोर्स, अदर सोर्स पर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपको हिस्सा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो भी होगा वो सैलरी हेड में जाएगा। एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट होता है उन दोनों को सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है वो एग्जाम्प्ट हो गया। एम्प्लॉय और उस पर जो इंटरेस्ट का पैसा होता है वो क्या होगा, अदर सोर्स की इनकम होगी। यानी कि सीधा सीधा आपको ऐसे में बता दे रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी बंदे को 100 ऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड के तहत उसको 5 लाख रुपए मिला है लमसम, अब बताओ कितना सैलरी हेड में टैक्सेबल। सीधे उसका हाफ करना, सीधे उसका आधा करो, तो अगर 5 लाख मिला है तो आधा करते हो 2.5 लाख है, तो आधा पैसा तो एम्प्लॉयर ने दिया, उसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 2.5 लाख रुपए ये पूरी तरीके से क्या होता है, ये 2,50,000 पूरी तरीके से क्या होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। समझ गए सब लोग? यस यस सर। सर। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, सर बोलिए।
तो सर ये जो पीएफ का परसेंटेज होता है सर, वो मान लीजिए कि प्रोविडेंट फंड में और रिकॉग्नाइज्ड फंड में, दोनों में तो सेम ही होता होगा ना परसेंटेज? सबका जीपीएफ का रेट एक ही होता है, चाहे वो पीपीएफ हो चाहे ईपीएफ हो, ठीक है। ये सर कितना परसेंट होता है सर? चेक कर लो, तुम तुरंत चेक कर लो, गूगल कर लो। इस समय 8 है, 8 समथिंग है, 8% है अप्रॉक्स, ठीक है ना। नेट पे भी गूगल करो, तुमको पता चल जाएगा, या गूगल कर ही लिया जाए। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीएफ ऐसे लिख करके आपको चेक करना होगा। सर मैं ये नहीं पूछ रहा था। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे फिर? तो सर मैं ये पूछ रहा था, पूछो। चलिए ठीक है भाई, बारिश हो रही है काफी, तो ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। पहला बेसिक सैलरी हो गया कंप्लीट, दूसरा हो गया टैक्सेबल अलाउंसेस, तीसरा हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, चौथा हो गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, और इंटरेस्ट भी हमने कवर कर लिया। फाइनली ग्रॉस सैलरी तक हमने कंप्लीट कर लिया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हम लोग शुरू में ही देख लिया था। तो हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी या टैक्सेबल सैलरी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब इस पे हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाने हैं। तो जैसे वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग अब अगले हेड में देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे, यानी कल हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाने हैं। तो